हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग आपको सीटेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, यानी कि सीटेट के प्रीवियस पेपर करा रहे हैं जो कि 2021 में हुए थे। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पेपर कराए गए थे, तो उनको हम लेकर अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं, जो CDP का पोर्सन हम करते हैं डेली ही, तो CDP के 15 क्वेश्चन करते हैं हम। तो आज जिस पेपर से हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो है हमारा 8 जनवरी का पेपर। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखिए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन में बोला गया है, कथन ए में बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। ठीक है, और जो कारण है उसमें बोला गया है, बच्चों व बचपन की समझ में उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, अब हमें ये देखना है पहले तो कि ये दोनों सेम है क्या, क्या बात एक ही कही गई है, और अगर बात एक ही कही गई है तो फिर क्या दोनों सही बातें हैं या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले कथन में हमें बोला गया है, पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में हमें बोला गया है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, सही व्याख्या करता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चों और वह बचपन की संकल्पना जो होती है सार्वभौमिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जो पहला वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा हमसे ऑप्शन बोला गया है कि बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों की क्या समझ पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की मतलब आस पड़ोस की बहुत बहुत भूमिका, बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये बात क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। ये बात क्या हो जाएगी हमारी, सही हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। सेकंड में हमसे पूछा गया है, बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता पर से निर्धारित होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा दूसरा ऑप्शन है हमारा, विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, विकास में दोनों आनुवंशिक व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियाओं की भूमिका होती है। तीसरा ऑप्शन है, 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं तथा बाकी पर्यावरण पर द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आनुवंशिकता बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या है, पूर्ण रूप से किसी एक चीज़ पर आधारित नहीं होता। ऐसे ही इसमें बोला गया पूर्ण रूप से पर्यावरण पर, तो पूर्ण रूप से पर्यावरण पर नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बोला गया है कि विकास क्या होता है, दोनों की अन्योन्य क्रिया पर आधारित होता है। मतलब दोनों से जो क्रिया होती है पर्यावरण और आनुवंशिकता से, तो उसकी जो क्रिया होती है उस पर आधारित होता है। ठीक है, तो विकास से कई सारे तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे विकास क्या होता है, एक जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा कि क्या होती है, आनुवंशिक व पर्यावरण दोनों की अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। थर्ड भी हमारा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कथन में बोला गया है, विकासात्मक प्रतिमान की निर्धारित उम्र सीमा केवल औसत उम्र सीमा दर्शाती है। और कारण में बोला गया है, बच्चों के विकासात्मक विकास की गति अलग अलग होती है तथा वे अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्या बोला गया है कि जो प्रतिमान की गति होती है वो केवल औसत समय सीमा को निर्धारित करती है। और हमारे कारण में बोला गया है कि विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, और इसीलिए क्या होता है, अलग अलग समय पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा जो कथन और कारण का जो ऑप्शन दिए हैं वो देख लेते हैं हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या
नहीं करता, सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा हो जाएगा हमारा ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला गया है, एक तो हमें देखना है ये चीज़ कि हमारी दोनों ही बातें क्या एक ही चीज़ के लिए कही गई हैं, दोनों ही विकास के लिए कही गई हैं। ठीक है, वो क्या हो रहा है, गति मतलब किस तरीके से विकास हो रहा है ये वाली बात बोली गई है और उसमें समय सीमा निर्धारित करना बोला गया। तो क्या है, ये बिल्कुल एक ही बात कही गई, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा आर जो है वो एक ही व्याख्या भी करता है और कथन भी हमारे सही हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है एक ही व्याख्या करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। फोर्थ में हमसे पूछा गया है, बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे यदि सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान हैं तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं। मतलब इस तरीके के जो तर्क होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कौन सी एज में बच्चे उसे कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा संवेदी पेशीय चरण में, बी हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, चौथा हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है, सेंसरी मोटर, उसमें तो बच्चा क्या है कुछ चीज़ें समझना ही केवल मतलब अनुकरण करना ही सीख पाता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक में थोड़े क्रियाकलाप करना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, जो चीज़ें उसे दिख रही होती हैं उन पर वो तर्क देना शुरू कर देता है। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि वो उन चीज़ों पर भी तर्क देना शुरू कर देता है जो उसे नहीं दिखाई देती हैं। और यही इसमें बोला गया है कि क्या है, मनुष्य मछली है माना ही तो जा रहा है और मछली क्या है बुद्धिमान है, तो क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान होंगे, तो ये चीज़ें क्या है तर्क करने वाली है। तो ये पूर्ण रूप से तर्क कौन सी अवस्था में करता है, अमूर्त अवस्था में। ठीक है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। 5 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला गया है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा हो जाएगा हमारा बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। तीसरा हो जाएगा बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, उनकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चौथा हो जाएगा बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। तो इसमें ये बोला गया है कि वो ऑप्शन कौन सा है जिसमें जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना की जा रही है, मतलब उससे अपोजिट बात बोली जा रही है। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, जीन पियाजे ने क्या है भाषा को महत्व न देकर विचार को महत्व पहले दिया, जबकि इसमें क्या है भाषा को महत्व दिया। अगर पूछा जाएगा भाषा को किसने महत्व दिया है तो क्या हो जाएंगे हमारे वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही हमसे पूछा गया, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में हमसे पूछा गया है वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है। ठीक है, पहला हो जाएगा खोज अधिगम, दूसरा हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, तीसरा हो जाएगा क्रमादेशित शिक्षण, चौथा हो जाएगा प्रतिपादक शिक्षण। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वो शिक्षण कौन सा होता है जिसमें क्या होता है शिक्षक और छात्र क्या होते हैं सहयोग करके सीखते हैं। तो वो कौन सा शिक्षण कहलाता है हमारा पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। 7 में हमसे पूछा गया है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाढ़ क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता के बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरा हो जाएगा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में प्रभावशाली नहीं है। तीसरा हो जाएगा के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता ही केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। और चौथा हो जाएगा हमारा के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता ही केवल गुणवत्ता प्रकार के बदलाव करने की आवश्यकता है। तो हमसे ये पूछा गया कि वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है पाढ़ का सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, मतलब उसको वो इनमें से किस पर फॉलो करता है। ठीक है, पाढ़ को मचान भी कहते हैं, ठीक है, स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। तो
पाढ़ क्या कहलाता है हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पाढ़ के संदर्भ में क्या होता है, पाढ़ के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली जो सहायता होती है, सहायता की मात्रा जो होती है वो गुणवत्ता के बदलाव में आवश्यकता होती है। मतलब उसको आता होता है लेकिन उसको क्या है, थोड़ा सा सपोर्ट करना होता है, तो वही क्या कहलाता है, पाढ़ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में हमसे पूछा गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति अपने निर्णय को व्यक्तिगत अधिकारों पर और सर्वोपरि अच्छाई परिणाम पर आधारित करता है। मतलब सबसे ज़्यादा वो अच्छाई को वैल्यू कौन सी अवस्था में देता है, ये पूछा गया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें क्या है, उन्होंने 3 चरण बताए हैं। ठीक है, कितने चरण है, 3 चरणों में अपनी जो स्टेजेस हैं वो कितनी बताई, 3, और उनके जो उपचरण हैं वो कितने बताए, 6। मतलब 3 स्टेजेस को क्या है, 6 उपचरणों में बांटा है। ठीक है, तो उनमें से ये पूछा है कि ये कौन सी अवस्था है जिसमें वो अच्छाई को सर्वोपरि रखता है। पहली हो जाएगी हमारी आज्ञा एवं दंड की अवस्था, दूसरी हो जाएगी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरी हो जाएगी हमारी अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, चौथी हो जाएगी हमारी सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा हमारा चौथा ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत अभिविन्यास। क्या पूछा गया है हमसे कि सबसे ज़्यादा क्या है, हमें सबसे ऊपर क्या रखना है, अच्छाई मतलब परिणाम रखना है, कि हमें जो भी करना है वो सही ही करना है, चाहे मतलब अंजाम जो भी हो, हमें कानून के खिलाफ नहीं, मतलब हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो गलत हो। ठीक है, जो सही हो हमें वो करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि कौन हमारे बारे में मतलब कानून क्या कहेगा, ये कौन कहेगा, ये क्या कहेगा। ठीक है, जो चीज़ सही है हमें उसके पक्ष में जाना है। तो सर्वोपरि किसको रखना है, परिणाम को, मतलब अच्छाई को रखना है। ठीक है, तो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 9 में हमसे पूछा गया है हावर्ड गार्डनर ने क्या दिया। ठीक है, मतलब किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है। दूसरा हो जाएगा हमारा 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को प्रस्तावित किया है। तीसरा हो जाएगा हमारा सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया है। चौथा हो जाएगा हमारा बुद्धिमत्ता में एकल संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो हावर्ड गार्डनर ने क्या किया है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या किया है, बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच का समालोचन किया है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 में हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 10 में पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब कब सीखते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या फिर घर की भाषा होनी चाहिए। दूसरा हो जाएगा जब विषय वस्तु गैर संदर्भित हो। तीसरा हो जाएगा जब उन्हें रटकर याद करने के आधार पर आंका जाए। चौथा हो जाएगा हमारा जब एक रूपी और संरक्षित पाठ्यक्रम का प्रचालन किया जाए। ठीक है, तो सारे के सारे हमें मतलब इसमें क्या देखना है हमें कि हमें इसमें 3 नेगेटिव दे रखे हैं, एक पॉजिटिव दे रखा है, तो हमें पॉजिटिव वाला ढूंढ के निकालना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या फिर घर की भाषा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर उनकी घर की भाषा होगी तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा है हमारा विषय वस्तु गैर संदर्भित, अगर गैर संदर्भित होगी तो वो कैसे समझेंगे, मतलब उनसे रिलेटेड ही नहीं होगी तो वो कैसे समझेंगे उस चीज़ को, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तीसरा हो जाएगा रट कर याद करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, रट्टा तो लगवाना ही नहीं है। ठीक है, और चौथा हो जाएगा एक रूपी पाठ्यक्रम देंगे तो सबका IQ लेवल सेम थोड़ी होता है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो क्या है एक रूपी पटचर्या का भी प्रचलन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या करना चाहिए, निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या फिर घर की भाषा के रूप में प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 में हमसे पूछा गया है प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता जो होता है उसकी अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा हमारा स्वतंत्र होते हैं, वह अपने
वह उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। ठीक है, जो प्रगतिशील शिक्षार्थी होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। दूसरा हो जाएगा हमारा निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। तीसरा हो जाएगा को अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की आवश्यकता है। तीसरा हो जाएगा निष्क्रिय प्राणी जिन्हें शिक्षक द्वारा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। क्या हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन हमने पहले पढ़ा था, क्या हो जाएगा, स्वतंत्र होते हैं और उनमें क्या होती है, सीखने की जिज्ञासा होती है। जब तक किसी में सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी तब तक आप उसको सिखा नहीं सकते। ठीक है, किसी भी काम को हम ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। जब तक हमारे अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं है तब तक हमें कोई पढ़ा नहीं सकता। कुछ खाने की इच्छा नहीं है तब तक कोई खिला नहीं सकता। कहीं जाने की इच्छा नहीं है तब तक कोई ले जा नहीं सकता। तो वही चीज़ है कि अधिगमकर्ता जो होता है, प्रगतिशील अधिगमकर्ता जो होता है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, प्रगतिशील अधिगमकर्ता बन पाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी नीचे के सारे गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। 12 में हमसे पूछा गया है सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्ष में। पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षक शिक्षण करते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले में बोला गया है बच्चे निष्क्रिय रूप से तो बिल्कुल भी नहीं, निष्क्रिय तो कट ही जाएगा, क्या करना है, सक्रिय रूप से। दूसरे में हमें क्या मिल गया, टैगवर्ड केवल मिल गया, तो केवल वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बोला गया है कि गतिविधि के अनुसार मतलब हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि वो आगे बैठे या फिर वो सीख सके या फिर उस तक टीचर पहुंच सके और वो अपनी बात टीचर तक पहुंचा सके। ठीक है, इस तरीके की कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा हो जाएगा हमारा मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया द्वारा माना जाना चाहिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए, गतिविधि के अनुसार बैठाने की व्यवस्था और बदलाव होते रहने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति एक शिक्षक द्वारा माध्यमिक कक्षाओं में जेंडर रूढ़िबद्धता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जेंडर की सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करना। दूसरा हो जाएगा गैर लिंगवादी व्यवहार को प्रोत्साहित करना। तीसरा हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं के चित्र की समालोचना करते हुए चर्चा करना। चौथा हो जाएगा हमारा लड़कों को गणित और विज्ञान एवं लड़कियों को भाषा विषय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या बोला गया, जेंडर रूढ़िबद्धता को संबोधित करने के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या करना है, रूढ़िबद्धता को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है कि लड़कों को गणित और विज्ञान और लड़कियों को भाषा विषय लेने चाहिए, मतलब रूढ़िबद्धता को हमें हटाना है। जबकि ये क्या है, रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है कि क्या है, लड़के गणित पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे और लड़कियां क्या पढ़ेंगी, भाषा पढ़ेंगी। ठीक है, वो गणित और विज्ञान नहीं पढ़ सकती। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। और मतलब गलत ही हमसे पूछे तो वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जेंडर रूढ़िबद्धता को ये फॉलो करता है। ठीक है, जबकि ऊपर बोला गया है कि जो वो ऑप्शन मतलब जो रूढ़िबद्धता को फॉलो ना करे। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में हमसे पूछा गया है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन हो जाएगा अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को हटा देना चाहिए। दूसरा हो जाएगा अधिगमकर्ताओं के बीच सभी विभिन्नताओं को खारिज कर देना चाहिए। तीसरा हो जाएगा सभी अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को अनदेखा कर उन्हें समान रूप से देखना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा योजना बनानी चाहिए। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक है, कि शिक्षार्थी जिस तरीके से पढ़ना चाह रहा है उसको उस तरीके की व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसके अनुरूप व्यवस्था बनानी चाहिए, ना कि खुद की अपेक्षा। मतलब शिक्षा क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो हमसे 15 में पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा पादप कोशिका का चित्र बनाइए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाइए। तीसरा हो जाएगा गणना कीजिए, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसकी गणना कीजिए। चौथा हो जाएगा हमारा भारत का क्षेत्रफल व जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे जो हैं समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे, मतलब अपनी सोच को बढ़ावा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अपने राज्य में पानी की कमी हो रही है उसको दूर करने के विभिन्न उपाय बताइए। मतलब कोई बच्चा अलग तरीके से बताएगा, कोई बच्चा कुछ और बताएगा, कोई बताएगा टंकी लगवा देनी चाहिए। ठीक है, कोई बताएगा कि तालाब खुदवा देना चाहिए, कोई बताएगा कुएं बनवा देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के सबके सुझाव होंगे अलग अलग। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर पहला ऑप्शन देखा जाए कि पादप कोशिका का चित्र बनाइए तो सारे बच्चे सेम ही बनाएंगे, मतलब सारे बच्चे वही बनाएंगे जो कोशिका है। ठीक है, तो वो भी सेम हो जाएगा, मतलब उसमें समालोचनात्मक चिंतन थोड़े ना कर पाएंगे, जो पहले से बताया गया उसी को हम रख देंगे। ऐसे ही इसके क्वेश्चन दिया गया इसकी गणना कीजिए, तो इसका भी जो आंसर आएगा सबका सेम ही तो आएगा, क्योंकि मेथड भी सेम होगा, आंसर भी सेम होगा, क्योंकि जो चीज़ हमें दी गई है वैसे ही तो सॉल्व करेंगे हम, वैसे ही जितना हमारा क्षेत्रफल होगा हम उतना ही बताएंगे। ठीक है, तो जो हमारा भारत का क्षेत्रफल है वो हम बताएंगे, हम अपने आप से थोड़े ना सोच के बता सकते हैं कि नहीं इतना नहीं है इतना है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें समालोचनात्मक क्वेश्चन ढूंढना था, मतलब हमें ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें बच्चे अपना दिमाग लगा सकें, अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपको शाम 5 बजे। रोज़ हमारे साथ जुड़ते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। हम रोज़ 15 क्वेश्चंस ही करते हैं जो कि CDP के होते हैं। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आराम से हमारे साथ जुड़ते रहिए, करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। आप अपने पेपर को ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।